नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दीपक शर्मा। स्वागत करता हूं आप सभी का रियल सोच एनालिसिस में। आज का मुद्दा हमारा बिहार चुनावों पर है और हम सीधा जुड़ेंगे बिहार से। एक बिल्कुल ही आम नागरिक जो वहां पर अपना बचपन बिताकर बड़ा हुआ, उसने 20-25 साल के अपने तजर्बे को हमारे साथ शेयर करने की कोशिश की। हम बात करेंगे आज के हमारे अतिथि मिस्टर दिनेश कुमार मेहता जी। हमारा और हमारी टीम की तरफ से इनका बहुत-बहुत स्वागत। आइए बात करते हैं दिनेश जी से। दिनेश जी नमस्कार। जी हाँ, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद मिस्टर दीपक। क्या लगता है आपको महागठबंधन, एनडीए और जनसुराज जैसी 3 पार्टियों ने अपना पूरा ज़ोर लगा दिया, लेकिन वो ज़ोर किसी काम नहीं आया और दाँव उल्टा हुआ और पार्टी जीत गई कोई और। आप इसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं? वाक़ई बिहार का 2025 चुनाव अहम तो हर पार्टी के लिए होता है, चाहे वो छोटा पार्टी हो या बड़ा दल हो, सबके लिए इलेक्शन का महत्व एक जैसे होता है। लेकिन जो ये 2025 बिहार का इलेक्शन था, ये महागठबंधन इस इलेक्शन को लेकर इतना उत्साहित था, इतना एक्साइटमेंट था, आरजेडी के कार्यकर्ता हो या फिर महागठबंधन के कार्यकर्ता, दोनों में इतना एक्साइटमेंट था कि लग रहा था कि बस समझो आप कि बिहार में महागठबंधन की सरकार आ गई हो, खास करके आरजेडी की। लेकिन अब जो हुआ वो आपके सामने है। जहाँ तक मेरी समझ है, इन तीनों पार्टियों ने महागठबंधन, एनडीए और जनसुराज ने हर घर नौकरी, रोज़गार जैसे मुद्दों को रखा, लेकिन लोगों ने इन्हें ठुकरा दिया। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव जो कि पहले से ही महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित थे। उन्होंने शुरू से ही बिहार में इलेक्शन से कई महीने पहले से बेरोजगारी, पलायन, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो या फिर नौकरी का मामला हो, उस पे वो एक्टिव रहे थे और उसको बिहार इलेक्शन में बहुत बड़ा मुद्दे के तौर पे रखा था। लेकिन परिणाम जो भी हुआ वो आपके सामने है। लेकिन महागठबंधन की तरफ से खास करके तेजस्वी यादव ने जिस तरह से अपने मुद्दे पे कायम रहे, बिहार के लोगों के लिए एक बुनियादी मुद्दे हैं उस पर वो कायम रहे और उसको लेकर वो चुनाव भी लड़े। लेकिन परिणाम आप उसको उल्टा कह लो या सीधा कह लो, वो सबके सामने है। 75% से घटकर इनका गठजोड़ 25 पर आ गया और कहीं न कहीं ये भी आप एक कारण मानते हैं इनकी ना जीत का? ये भी बात है कि देखिए आरजेडी के 2020 इलेक्शन की बात किया जाए तो उसमें आरजेडी का 74 या 75, अगर मैं गलत ना हूं तो, विधायक थे। लेकिन 2025 में वो 25 पर आ गए। तो ये आरजेडी के लिए तो दुखद है ही। बाकी इस पे देखिए आरजेडी को, महागठबंधन को अपने अंदर की जो स्ट्रेटजी है उसको टटोलना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर चूक कहाँ हो रही है। क्या ये मानते हैं प्रशांत किशोर जैसे नेताओं ने 3 साल तक लोगों के बीच में रहकर समय बिताया, लेकिन जनता ने उन्हें फिर भी कोई रिजल्ट नहीं दिया। बिहार इलेक्शन में महागठबंधन और जनसुराज के मुद्दे तकरीबन सभी के मिलते-जुलते थे, लेकिन जनसुराज ने अपने हाईली एजुकेटेड पर्सन्स को इस मैदान में उतारकर एक दांव खेला कि शायद कुछ लोगों का भला हो जाए, लेकिन लोगों ने बिल्कुल भी इसकी कदर नहीं की। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जहाँ तक सवाल है प्रशांत किशोर की, जो कि जनसुराज के फाउंडर है, तो बात सही है कि प्रशांत किशोर ने इलेक्शन से 3 साल 4 साल पहले से लोगों के बीच रहे और मुद्दा दोनों का सिमिलर था, बिल्कुल सिमिलर था। पलायन, बेरोजगारी, माइग्रेशन जो बड़े स्तर पे बिहार से हो रहे हैं और यहाँ पे लोगों के पास रोजगार नहीं है। शिक्षा, जो इनका मेन मोटिव था कि शिक्षा को फोकस करना, और शिक्षा पे उन्होंने बात भी किया और लोगों के बीच भी रहा। लेकिन लोगों को उनकी बात शायद समझ नहीं आई, तो परिणाम स्वरूप उसको बिहार में उसका खाता भी नहीं खुला। लेकिन ये सच है कि उसका जो मोटिव है, उसका जो विज़न है, वो साफ साफ दिख रहा है। लेकिन लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसमें तो पॉलिटिकल पार्टी क्या ही कर सकती है। बिहार के लोगों को अपना सोच परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने सोच को बदलना पड़ेगा। अगर बिहार के लोगों को लग रहा है कि बीजेपी सच में उनके लिए काम कर रही है तो फिर कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ज़मीनी स्तर पे मैं आपको अगर बताऊं तो बिहार में अभी डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन उस स्तर पे नहीं हुआ है जितना कि होना चाहिए। जैसे कि आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लो, बेरोजगारी तो है ही, महंगाई तो है ही, पलायन का मामला किसी से छुपा नहीं है। प्रतिदिन लोग
ट्रेन में इधर से जाते हुए भी धक्के खाकर आते हैं और उधर से भी ठूस ठूस कर बिहार से लोगों को भेजा जा रहा है। तो लेकिन यहाँ के लोगों को इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है मुझे लगता है। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी की मैं कोई गलती नहीं मानूंगा, चाहे वो महागठबंधन हो या फिर जनसुराज हो। तो इन्होंने जो इनका स्टैंड था वो बिल्कुल सही था। जो इनका मेन मुद्दा था, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई कमी थी। पॉलिटिकल पार्टी जो वादे करती है, अगर सरकार उसकी बनेगी तभी वो अपने वादे को फुलफिल करेंगे। तो मैं इसमें पॉलिटिकल पार्टी की कोई गलती मानता नहीं हूँ। हमारा तीसरा सवाल, सोशल मीडिया पर ईवीएम का मुद्दा बहुत देर से कांग्रेस उठा रही है और पार्टियां भी कह रही हैं पेपर बैलेट भी पकड़ा गया बिहार में, लेकिन दूसरी पार्टियां, विपक्ष की पार्टियों ने एक सवाल या एक कार्रवाई तक नहीं मांगी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जी, मैं भी देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे ईवीएम को लेकर तो हर साल ही सवाल उठ रहा है, हर इलेक्शन में सवाल उठता है, चाहे वो देश के किसी भी राज्य का इलेक्शन हो या फिर लोकसभा का इलेक्शन क्यों ना हो। तो उसमें ईवीएम का जो मुद्दा है वो खास रहता ही रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जहाँ तक बैलेट पेपर की सवाल है, बिल्कुल ये दुर्भाग्य है हमारे देश की इलेक्शन कमीशन की कि गलियों में, कूरों में बैलेट पेपर के ढेर मिल रहे हैं सोशल मीडिया पे, किसी से छुपा नहीं है। करोड़ों लोगों ने देखा है कि बैलेट पेपर कूड़े के ढेर से निकाले जा रहे हैं, वो भी काफ़ी भारी मात्रा में। तो इस पर इलेक्शन कमीशन को भी संज्ञान लेना चाहिए। ये छोटे मोटे जो सस्पेंशन है उससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे तो देखिए इलेक्शन कमीशन पे सवाल तो उठता ही उठता है। लेकिन जो आपने पूछा कि विपक्ष पार्टी, जो विपक्षी पार्टी है, वो इस सवाल पे केस क्यों नहीं करती, इस पे एक्शन क्यों नहीं लेती। देखिए 2023 में बीजेपी सरकार ने एक रूल लाया था कि ईसीआई कुछ भी करता है तो उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। इसलिए विपक्ष के पास सोशल मीडिया पे इलेक्शन कमीशन को कोसना हो या फिर बयानबाजी करना हो, इसको छोड़कर कुछ विकल्प विपक्ष के पास है नहीं। क्योंकि उसके भी अब आप इसको ऐसे देख सकते, इलेक्शन कमीशन ईसीआई के हाथ खुले हैं और विपक्ष के हाथ बंधे हुए हैं। तो इसमें विपक्ष कुछ कर नहीं सकती, या तो रूल को ही बदलना पड़ेगा। लेकिन ऐसा जब तक बीजेपी है मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल हो पाएगा। बिहार में बाहुबली के चुनाव लड़ने पर, इस पर आपकी एक आम इंसान की राय और आम पब्लिक की राय क्या कहती है? इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। दीपक जी, बिहार में जहाँ तक सवाल है कि बाहुबली क्यों चुनाव मैदान में आते हैं, बाहुबली का राजनीति से क्या लेना देना है। देखिए बिल्कुल सही बात है, बाहुबली का इलेक्शन में क्या काम है, इलेक्शन में क्या काम है उनका, उनकी सोच, उनकी सोसाइटी, उनकी सभ्यता तो अलग है। राजनीति में गुंडे बदमाश बाहुबली का क्या काम है, बिल्कुल सही है। देखिए मैं एक बिहार का आपको छोटा सा फैक्ट बताता हूँ। बिहार में ऐसा नहीं है कि बीजेपी की तरफ से या फिर आरजेडी के तरफ से ही बाहुबली थे, दोनों पार्टी में बाहुबली थे, लेकिन जीत सिर्फ एक तरफ के बाहुबली रहे हैं। लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि देखिए पॉलिटिक्स में बाहुबली का कोई काम है नहीं। यहाँ पे पहले तो पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए। देखिए अब मान के चलिए बिहार में इलेक्शन है, बिहार जितना पक्ष वालों का है उतना विपक्ष वालों का भी है। तो जो भी लीडर है, चाहे वो पक्ष से लड़ रहा हो या फिर विपक्ष से लड़ रहा हो, तो बिहार सबका है। बिहार को बदलने की जिम्मेवारी सभी पार्टियों का है, चाहे वो छोटे पार्टी हो या बड़ी पार्टी हो। तो इसमें सौतेला व्यवहार किसी के साथ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टी को चाहिए कि साफ सुथरा, निष्पक्ष और एजुकेटेड कैंडिडेट को ही टिकट देना चाहिए, चाहे वो हारे या जीते। देखिए कोई जीते, अगर सभी पार्टियों के पास अच्छे कैंडिडेट होंगे तो कोई भी पार्टी अगर जीतती है तो बिहार में बदलाव होगा, अच्छा काम होगा। तो यहाँ पे सत्ता कुर्सी की मोह को भंग करके पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए। चाहे मैं तो कह रहा हूँ देश के किसी भी राज्य में इलेक्शन हो तो वहाँ के पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई अन्य पार्टी हो, सबसे मैं कहना चाहूँगा कि आप जब भी टिकट देते हैं पढ़े लिखे ईमानदार व्यक्ति को टिकट दें, जो कि अपने सोच, अपने क्षमता, अपने स्किल से, अपने तजुर्बे से अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ कर सके। ना कि इस तरह के बाहुबली गुंडे मवाली को टिकट देकर आप सत्ता कुर्सी की लालच में समाज को बर्बाद करें, समाज को खराब करें। तो यहाँ पे देखिए बस वही जैसे कि मैंने बताया, तो यहाँ पे
एक पार्टी दूसरे पार्टी के साथ जो सत्ता में है वो विपक्ष के पास सौतेला व्यवहार कर रही है, ये मानना पड़ेगा। ये 100% सत्य बात है। एक अहम सवाल, क्या बीजेपी में 10,000 वाला फंडा, 400 से 1100 बुढ़ापा पेंशन बढ़ाने वाला फंडा, 125 यूनिट घर-घर बिजली देने का फंडा काम कर गया? लोगों को ये पसंद आया? इसके बारे में आपसे बेहतर कोई राय नहीं दे सकता, क्योंकि आप एक बिल्कुल ही आम नागरिक हैं जो किसानी करते हैं, आम लोग घरों में रहते हैं। इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या ये फंडा पूर्ण तौर से काम किया और जीत दिलाई है बीजेपी को? जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, महिला को 10,000 की बात हो या फिर बुजुर्गों की जो 400 का पेंशन था वो 1100 की बात हो, ये तो मैं मानूँगा ठीक है, 1100 कर दिया, बढ़िया है, बुजुर्गों के लिए सही है। मैं तो कहता हूँ 1500 कर दो बुजुर्गों को। लेकिन जहाँ तक सवाल है महिलाओं को 10,000 रुपए देने की, इस बात से मैं कभी भी एग्री नहीं करता हूँ। क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे आप पैसे बाँट रहे हैं और बीजेपी खुद फ्री बीस पे बहस करती है, उसका सपोर्ट नहीं करती। और जहाँ तक सवाल है 125 यूनिट बिजली का, तो ये भी ठीक है, पब्लिक के लिए देखो ये तो ठीक है, सही है, सही है। यहाँ पे कई लोग ऐसे भी आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी ने बोला था मैं 250-200 यूनिट दे दूंगा अगर मेरी सरकार बनती है तो, लेकिन यहाँ पे बीजेपी 125 यूनिट दे रही है। तो मैं इसको सही समझता हूँ। देखिए, बिहार में ज़्यादातर लोग रूरल एरिया में रह रहे हैं, तो उनको 125 यूनिट महीने का काफ़ी है, इनफ है। उससे 125 यूनिट मुझे नहीं लगता कि लोगों के यूज होते होंगे बिहार में खास करके। तो मुझे लगता है कि ये वाला जो है सरकार की पहल, 125 वाला जो पहल है सरकार की, ये ठीक है। लेकिन 10,000 का जो योजना है उसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये सीधा सीधा लोगों को रिश्वत दिया जा रहा है कि 10,000 रुपये लो और मुझे वोट दो, और इसका बिहार के इलेक्शन में 100% फर्क पड़ा है। महिला की जो वोट थी बिहार की, वो मुझे लगता है कि 70 से 75% वोट गया ही गया है एनडीए के पक्ष में। और आप इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि बिहार में वोट चोरी हुई है या नहीं हुई है। बिल्कुल वोट चोरी हुई है। जिस तरह के सबूत आ रहे हैं, जिस तरह के सोशल मीडिया पे रिएक्शन आ रहे हैं, तो वोट चोरी तो हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और नए पॉडकास्ट में, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।